ठीक है, टॉपिक का नाम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति। ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसमें साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री अकेली नहीं, थोड़े सदिश भी हैं। ठीक है, तो सदिश भी इस पर है। तो हमने जो बेसिक पढ़ा था सदिश, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सदिश के टॉपिक पे। तो हमने सबसे पहले कहा था कि हमने कुल जो है 180 डिग्री तक सारी वैल्यूज याद करी थी, याद है सभी को? ठीक है, सबसे पहला हमने कहा था कि साइन 90 का मान क्या होगा बताएं? 1। और ग्राफ हमने पढ़ा था, ग्राफ याद है? ग्राफ याद है किसी को? साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका ग्राफ जो है वो कहाँ से शुरू होगा? जीरो से होगा। कहाँ से होगा? जीरो से। ठीक है, तो साइन जीरो का ग्राफ कुछ, जब, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो साइन थीटा का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार से। तो यहीं से हमने कहा था कि इसको हम कुछ चतुर्थांश में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे अलग अलग चतुर्थांश पे हमने इसको विभाजित किया। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके, हमने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, याद है सभी को ये? ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमने वैल्यूज पे हमने चर्चा करी थी कि वैल्यूज कहाँ पर क्या होती है। 0 डिग्री यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई/2। यहाँ पर क्या आएगा? पाई, याद है ना? फिर उसके बाद 3 पाई/2, 3 पाई/2 क्या था बताएं? 3 पाई/2 270 डिग्री, यही था, है ना? हमने इसमें ये पढ़ा था ऑलरेडी। हमने जब एक चतुर्थांश के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि जब भी कोई भी एक सर्कल होगा तो उसको 4 हिस्सों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। तो 4 हिस्से क्या कहलाएंगे? एक एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। ठीक है, तो हमने कहा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री मतलब पाई/2 तक क्या हो जाएगा? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? उसके बाद में हमने नेक्स्ट कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होगा? पाई/2 से पाई मतलब 90 से 180 डिग्री। उसके बाद हमने कहा कि 180 से 270 मतलब दैट इज 3 पाई/2। ये क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर उसके बाद 3 पाई/2 से अगेन 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बार आगे समझ में सभी को? तो ये हमने पढ़ा था कि इन क्वाड्रेंट्स में अलग अलग वैल्यू होगी। पहले क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। हमने क्या बताया? ऑल सर्विस टी कंपोनेंट। तो पहले हमने कहा था कि सारे ऑल सर्विस से हमने बताया था साइन, टी से क्या हो जाएगा? टेन, कंपनी से जाएगा कॉस। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। ऑलरेडी हमने कहा था पहले पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होंगे, फिर क्या हो जाएगा? साइन, फिर उसके बाद हमने क्या कहा था? टेन, फिर लास्ट में क्या कहा था? कॉस। ठीक है, ये सारे क्वाड्रेंट्स के नाम सबको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो एकदम ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन था कि साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से यदि देखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1। और ये पहले भी बताया था कि जो साइन 90 होता है, साइन 90 हो या साइन के अलावा यदि हम साइन 90 यदि छोड़ें उसको, यदि कॉस की बात करें, ठीक है, सो साइन और कॉस दोनों की जो वैल्यू होती है, हमने बताया था कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा की। तो जो हमने वैल्यूज लिखी थी सारी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, उसमें सबसे कम वैल्यू क्या थी? -1। -1, जीरो से भी छोटा क्या होता? -1। और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? +1। तो जो ये वैल्यू है, ये -1 से +1 के बीच में ही सारी वैल्यू थी। कितना समझ में आती सभी? जितनी भी वैल्यूज थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? -1 से लेके +1 तक थी। इतनी बात समझ में आ गई? चाहे साइन की वैल्यू हो या कॉस की वैल्यू, तो इन्हें हम कहते हैं लिमिट। क्या कहते हैं? लिमिट। लिमिट का मतलब है कि कोई भी जो वैल्यू जिन दो वैल्यू के अंतर्गत आ रही है उन्हीं के अंदर रहेंगे, तो उससे हम क्या बोलेंगे? लिमिट। तो साइन और कॉस दोनों की लिमिट क्या होगी? -1 से +1। इसीलिए चाहे साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, दोनों की वैल्यू -1 से कम नहीं होगी और +1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, इतनी बार आगे सभी समझ में? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सबको समझ में आ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos 180। तो cos 180 की वैल्यू क्या होगी बताएं? cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अब ये -1 क्यों होती है ये भी हमने ग्राफिकली हमने समझा था। यदि इसका ग्राफ देखें हम, तो ग्राफ हमने यदि बनाया था
तो ग्राफ हमने कहा था cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 1 होता है। क्या होता है cos 0 1? सो cos 0 1 होता है, और यदि इसका ग्राफ बनाए तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, है ना। सो यहाँ पर यदि इनको चतुर्थांश में यदि हम विभाजित करें, सो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। और वैल्यू हमने जैसा पहले बताया था, यहाँ पर भी वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगी, किस किस के बीच में रहेगी, +1 -1, मतलब -1 और +1 के बीच में, किस किस के बीच में होगी, -1 से +1। तो यहाँ पे यदि हमने देखा कि cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा 180, तो 180 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। बात आती है समझ में। हमने कहा कि 0 डिग्री से यहाँ पर कौन सा डिग्री हो जाएगा, बताएं, बोलो। 0 से पहला क्वाड्रेंट का π/2, और ये क्या हो जाएगा पाई, इसीलिए जो वैल्यू पूछी वो किससे पूछी, पाई पे, मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, माइनस। कितनी बार आ गई समझ में, ठीक है, नोट डाउन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45, तो बहुत इजी है, tan 45 की वैल्यू बताएंगे क्या होगा, tan की सारी वैल्यू बोले, tan 0 क्या होता है, tan थीटा की यदि सारी वैल्यूज लिखे हम, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री tan थीटा, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0, फिर क्या होगा 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √3, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड, या ना, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है 45, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, समझ में आ गई वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 150 की वैल्यू क्या होगी, बताएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमने ये बताया था कि जो एंगल है सबसे पहले क्या होता है 0 डिग्री, फिर क्या होगा 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, उसके बाद 90, 90 के बाद 120, 120 के बाद 135, फिर उसके बाद 150, फिर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो सारी वैल्यूज हैं वो रिपीट हो जाती 90 डिग्री के बाद, ठीक है, उसकी बात आती है समझ में। तो जो 60 की है वो वैल्यू क्या हो जाएगी 120, 45, 135, 30 डिग्री, 150 डिग्री, और 0 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन हमने कहा था कि साइन जो थीटा है 90 डिग्री के बाद, एंगल यहाँ पर बदलने के बाद भी जो साइन है वो नहीं बदलेगा, लेकिन कॉस और tan में नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिलहाल हमने किससे पूछा है 150, तो हमें ऑलरेडी पता है कि 30 वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 150 की वैल्यू क्या होगी 1/2। फिर से कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बाद में नहीं बदलेगी, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे साइन जो है, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा, थोड़ा सा वापस चलते हैं अपन, हमने इसमें साइन का जो ग्राफ बनाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट 0 और 180 के बीच में है, तो 0 और 180 के बीच पे जो वैल्यू है एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जब वैल्यू होगी तो इसका अर्थ क्या हो गया कि एक्स अक्ष के ऊपर है तो कैसी होगी पॉजिटिव, एक्स अक्ष के नीचे चला गया ग्राफ तो कैसी हो जाएगी नेगेटिव। हालांकि जो साइन है वो भी 180 के बाद में नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हमने वैल्यू सिर्फ कहाँ तक लिखी है या लर्न करनी है 180 तक, ठीक है, बात आ गई समझ में, है ना। और वैसे ही हमने कहा यदि कॉस की बात करें हम, तो कॉस जो है 90 डिग्री के बाद ही कैसा हो जाता है नेगेटिव, और यहाँ पर हमने कहा 270 तक वो नेगेटिव रहेगा, फिर वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पहले ही पढ़ा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में cos 120 पूछा है, बताएं cos 120। अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 90 के बाद में वैल्यू जो है cos की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है, हमने कहा लेकिन जो 60 डिग्री की वैल्यू होगी किसकी वैल्यू होगी 120 की वैल्यू। cos 0 क्या होता है, हालांकि ये साइन है लेकिन यहाँ पे एंगल लिखे हुए हैं, cos 0 क्या होता है 1, फिर क्या हो जाएगा cos 30 √3/2, फिर 1/2, फिर 1/√2 के बाद में 1/2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद -1/2, फिर -1/√2, फिर -√3/2, फिर लास्ट में -1। तो यहाँ से यदि हम देखें तो जो 60 की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू हो जाएगी 120 की, लेकिन माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2,
लिख लें इसे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू तो सबको पता है, क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमने कहा sin 180 डिग्री, सबको पता है sin 180 डिग्री, जो sin 0 की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है 180। ठीक है, ग्राफिकली भी हमने देखा, एक बार फिर से देख लें ग्राफ को ताकि समझ में आ जाए। हमने ग्राफिकली देखा जो sin 0 की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है sin, बोलो 180 की वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा sin 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि sin 0 भी क्या होता है 0, sin 180 भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। अब यहां पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने बताया था, ध्यान से देखेंगे कि यदि कोई वैल्यू डिग्री में है, किसमें डिग्री, उससे हमें किससे बदलना है रेडियन में। और हमने कहा था कि जो थीटा है कोण, उसकी एसआई इकाई क्या होती है रेडियन, क्या होती है रेडियन, और रेडियन से हमें डिग्री में भी बदलना पड़ सकता है। तो डिग्री से यदि रेडियन में बदल रहे हैं तो कैसे बदलेंगे बताएं नहीं, आंसर डिग्री से रेडियन में बदलना है तो किसका गुणा करेंगे पाई बाय 180, मतलब पाई बटे 180 का हमें गुणा करना पड़ेगा, और उल्टा करना है तो रेडियन से डिग्री तो 180 डिग्री बटे पाई का गुणा करना। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को लेते हैं। 90 डिग्री पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो 90 डिग्री है, रेडियन में बदलेंगे, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे पाई बटे 180 डिग्री का हम गुणा करेंगे। तो 90 कम 90 और 90 दूनी कितना हो जाएगा 180, तो आंसर कितना हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। तो सही ऑप्शन क्या है बी। लिख लिया सभी ने। हो गया, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बाय 3 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। अभी हमने देखा कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं 180 डिग्री बटे पाई का गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियन है हमारे पास में, क्या है रेडियन में, तो किसका गुणा करेंगे हम 180 डिग्री बटे पाई का। तो पाई से पाई कट गए, कैंसिल हो गए, आया ना। ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, और 2 इंटू कितना हो जाए पाई बाय 3 था, सॉरी पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसिल हो गई। ठीक है, तो असल में 3 का पार्ट है 180, 18 कितने बार आ जाएगा 6 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, समझ में आ गए, हो गए सॉल्व हो गए, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 3 6 18 और 3 6 18, तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, बदलो आंसर बताओ इसको। देख कर नहीं बताना, ठीक है, सबको सॉल्व करना है खुद से, सॉल्व करो जल्दी फटाफट। कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और फिर 6 3 18, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, 3 पाई थोड़ी होगा 2 पाई बाय 3। ठीक, करो यहां तक नोट डाउन। हो गया, समझ में आ गया यहाँ सभी को। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई बटे 3, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई रेडियन को, ये तो ऐसे सिंपल बता सकते हैं, पाई मतलब हमने बताया पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, लेकिन हम इसको चेक भी करेंगे सही है कि नहीं। तो पाई को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बताएं, मतलब रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा करते हैं, तो पाई से पाई कट गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 12 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, आंसर बताएं। आंसर आंसर 5/4 कैसे आएगा, डायरेक्ट मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 45 4 जा यदि करो तो 5 के कितना हो जाएगा 20, 4 चौके 16, 16 और तो कितना हो जाएगा 18, आगे 180,
है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 45 का मल्टीप्लाई यदि हम कितना कर दें, 4 टाइम्स कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, π/4। आ गया, सबको समझ में आ गया। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन अब यहाँ से चेंज होते हैं। अब यहाँ से हम जो है सदिश के टॉपिक पर जाते हैं। तो सदिश के टॉपिक में इससे पूछा है कि कौन सी एक सदिश राशि, कौन सी द्रव्यमान सदिश है, क्या द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि। तापमान कैसी राशि, अदिश राशि। वेग क्या है, वेग मतलब वेलोसिटी, क्या है वेग मतलब वेलोसिटी। एक बार थोड़ा समझ भी लेंगे। हमने इससे पहले बेसिक में ये पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे। हमने बेसिक में कहा था कि दूरी और सदिश का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, है ना। दूरी और विस्थापन, सॉरी, दूरी और हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन। तो हमने इसमें दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है, जो लोग इंग्लिश मीडियम में ध्यान से सुनो। दूरी मतलब डिस्टेंस और विस्थापन मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने इसमें कहा था कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि, दूरी अदिश राशि, और विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि, ठीक है। अब यहीं से कंसेप्ट आता है, हमने कहा कि दूरी जो है, दूरी से बनती है चाल, क्या बनती है, चाल, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है वैसे, दूरी बटे सबको पता है, ठीक है। वैसे ही विस्थापन से क्या बनता है, विस्थापन से बनता है वेग, क्या बनता है, वेग। वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। सबको आगे कितनी बात समझ में आया ना, ठीक। सो जो राशि अदिश से बनी है वो भी कैसी होगी, अदिश। जो सदिश से बनी है वो कैसी है, सदिश। तो इससे याद रखेंगे। लेकिन वेग से क्या बनता है, त्वरण, क्या बनता है, त्वरण। तो त्वरण भी कैसी राशि, त्वरण भी सदिश राशि, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल समझने के लिए, याद रखने के लिए इसको ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखें, हमने कहा था कि जो भी विस्थापन होता है उसको हम किससे नोट करते हैं, एस से, किससे, एस से। तो विस्थापन से क्या बनता है, वेग, क्या बनता है, वेग। तो वेग बराबर क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन में होता है, अवकलन में, डी एस बाई डी टी। सिंपल यदि हम समझें तो विस्थापन बटे समय, क्या है, विस्थापन बटे समय। तो क्या बन गया, वेग। और वेग से क्या बन गया, त्वरण। तो त्वरण मतलब dv बाय dt, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर। तो हमने क्या बोला उसमें, त्वरण, ठीक है। उसको यहां से हटाओ, इस पे लगाओ, ठीक है। उसको उसके अंदर रखो, उसको ऊपर रखो, उसमें बिठा दो उसको, मालूम। हाँ देखेंगे यहाँ पे, ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा सबसे पहले हमारे पास क्या है, विस्थापन, ठीक है। मतलब देखो यहाँ दूरी से जो राशि बनी वो क्या थी, चाल। तो दूरी अदिश है तो चाल भी कैसी होगी, अदिश राशि होगी। और दूसरा हमने कहा कि यदि विस्थापन सदिश है तो उससे कैसी राशि बनेगी, सदिश राशि ही बनेगी। तो हमने कहा विस्थापन से क्या बना हमारे पास में, वेग। वेग से क्या बना हमारे पास, त्वरण, ठीक है। तो यदि विस्थापन सदिश राशि है तो जो वेग है, वेग भी कैसी राशि होगी, सदिश। इससे क्या बना, त्वरण, तो वो भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। सबको समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, बल अदिश राशि है। बल को हम कैसे लिखते हैं, एफ वेक्टर। तो ये कैसी राशि है, वेक्टर, मतलब सदिश राशि है। त्वरण अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, त्वरण कैसी राशि है, एक्सेलरेशन, मतलब सदिश। विस्थापन अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कैसी राशि है। तो बचा क्या हमारे पास, चाल। तो चाल कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा एक सदिश राशि में परिमाण और क्या होते हैं, सबको पता है, ठीक है। क्या होते हैं, दिशा। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो एक, कोई भी सदिश राशि उसमें परिमाण और क्या होगा, दिशा, दोनों होते हैं, ठीक है। कौन सी भौतिक राशि केवल अपने परिमाण द्वारा पूरी तरह से वर्णित होती है, बताएं। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है, ध्यान से देखेंगे कि टेंसर एक वर्ड आया है, दिख रहा है, प्रतिस्थ, क्या है वो, एक्चुअली वो प्रदेश है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। वो प्रदिस्थ भी नहीं होगा।
प्रदेश। कहने इसमें पूछा क्या है, ध्यान सुनेंगे कि पहले आंसर तो सही है आपका कि कैसी राशि अदेश के कौन सी केवल परिमाण द्वारा जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं वो क्या हो जाएगी, अदेश राशि। लेकिन सदिश सबको पता है, टेंसर या फिर प्रदेश राशि वो राशि होती है जो ना ही अदेश होगी ना ही सदेश होगी। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, टेंसर, प्रदेश राशि। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, दूरी एक खालिस्तान राशि कैसी राशि, सदिश या आदेश। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैसी राशि, आदेश। और जबकि विस्थापन कैसी राशि, सदिश। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। ठीक है, सदिश आदेश। दूसरा हमने कहा कि इनमें से कौन सा एक सदिश नहीं है, मतलब तुम्हें आदेश ढूंढना है, बताएं। कल ही पढ़ा था, बताएं। कार्य क्या होगा, कार्य होगा। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में शायद तुमने भार और विद्युत क्षेत्र नहीं पढ़ा होगा फिलहाल के लिए, लेकिन यदि तुम्हें पता है कि बाकी गलत नहीं है या बाकी जो है गलत हो सकते हैं, तो सही क्या जो बचा वो क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो बाकी लेकिन संवेग जो है हमने हालांकि नहीं पढ़ा, लेकिन संवेग क्या हो जाएगा, संवेग को कैसे लिखते हैं, पी सदिश। कैसे लिखते हैं, पी सदिश। ठीक है, संवेग को जब लिखते हैं पी सदिश होता है। संवेग हमने शायद चर्चा करी थी, याद होगा आपको, हमने द्रव्यमान गुणित वेग बताया था। क्या बताया, द्रव्यमान गुणित वेग। वेग कैसी राशि है, सदिश। इसीलिए संवेग भी क्या हो जाती है, सदिश। भार एक्चुअली जो वेट है वो एक तरीके का फोर्स है। क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब गुरुत्वीय बल है। और बल कैसी राशि होती है, सदिश। तो इसीलिए भार भी कैसी राशि है, सदिश राशि। बात समझ में आ रही। भार जो है, भार का मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी होता है। क्या होता है, एम जी। इसमें भी हम एरो लगा सकते हैं, एम जी मतलब समझता है, वेट। जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी के लिए हमने जी का मान बताया था, क्या होता है पृथ्वी के लिए जी का मान, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए होता है। ऑन एन एवरेज मान लिया हमने कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लगभग ले लिया, अप्रोक्स ले लिया हमने, 10 ले लिया। फॉर एग्जांपल आपका जो मान लो वेट जो है, आपका वेट मतलब भार, वेट मतलब भार, तो यहाँ भार लिखा हुआ है। तो वेट यदि मान लो 60 किलोग्राम, तो द्रव्यमान कितना होगा, यदि आपका भार 60 किलोग्राम है, भार 60 केजी है फॉर एग्जांपल, तो द्रव्यमान कितना होगा, मास कितना होगा, 60। और ये फॉर्मूला यहाँ पर है, हमने कहा कि एम जी बराबर तुम्हें दे दिया हमने, कितना दीजिए, 60। तो तुमसे मास पूछा है, तो बटे में क्या हो जाएगा, जी। लेकिन जी की वैल्यू तुम्हें पता है, 60 बाई कितनी, 10। तो मास कितना आ जाएगा, 6 केजी। तुम्हारा द्रव्यमान खाली 6 केजी। बात समझ में आ रही है ना। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि जो द्रव्यमान है वो कभी नहीं बदलता, जो द्रव्यमान है वो कभी नहीं बदलता है। लेकिन जो वेट है, भार जो है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता रहता है। मतलब पृथ्वी पर यदि मान लिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यही चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, लगभग 1/6 गुना वैल्यू जो है वहां पर जाके कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? है ना। मतलब चंद्रमा पर ये भार जो है तुम्हारा, मान लो इसी को ही मान लें, इसी क्वेश्चन को, कि मान लो तुम्हारा यहाँ पर जो वेट है 60 केजी है। कितना है तुम्हारा वेट यहाँ पर, 60 केजी। तो चंद्रमा पर जाकर कितना हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो कितना, 10 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 केजी, है ना। मतलब जो तुम्हारा जो यहाँ पर वेट लग रहा था वो कितना लग रहा था, वेट तुम्हारा 60 केजी है, 60 किलो वजन हो गया तुम्हारा। तो तुम्हें वजन घटाना है तो तुम्हें चंद्रमा में चले जाना चाहिए, तो अपने आप घटेगा, कोई डाइट नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई, आया ना। क्योंकि वेट किसकी वजह से है, बाकी मास तो है ही हालांकि, ठीक है। और हर पूरा दोष गुरुत्वाकर्षण का नहीं, थोड़े तुम्हारे मास का भी है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, दोनों ही मास है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मास को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलता, हमने कहा कि द्रव्यमान जो पृथ्वी पर है वही चंद्रमा पर है, लेकिन बदल क्या रहा है, जी की वजह से। ठीक है, बात आगे समझ में आया ना। और विद्युत क्षेत्र पर बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र हम अभी पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से। इसका फॉर्मूला होता है एफ सदिश अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये टॉपिक पर आएगा तब हम पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सारी राशियां सदिश, सिर्फ कार्य जो है वो अदिश है।
हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बराबर बताएगा कोई, एफ एस कॉस थीटा, याद है क्या है, एफ एस कॉस थीटा। और हमने कहा था कि जो राशि कॉस थीटा से बन रही है वो क्या हो जाएगी, अदिश, इसमें साइन थीटा है वो क्या होगा, सदिश। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, दो सदिशों के बिंदु गुणनफल का परिणाम क्या होता है, परिणाम पूछा है, मतलब रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टेंट नहीं पूछा है, मतलब वैल्यू क्या होती है। यदि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम दो सदिशों का तो क्या मिलेगा हमें डॉट प्रोडक्ट से, क्या मिलेगा, अदिश राशि, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज व्हाट इट विल गेट, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विल ऑलवेज गेट स्केलर क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब नेक्स्ट हमने कहा कि यदि ए और बी दो सदिश हैं तो उनका बिंदु गुणनफल दिया जाता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट भी अभी बताया हमने, क्या हो जाएगा, ए बी, एक्चुअली यहाँ पे एरो आएगा, ठीक है, मतलब वेक्टर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, सबको क्लियर है फॉर्मूला। ठीक है, और यदि दो गैर शून्य, मतलब अशून्य राशि भी कह सकते हैं, गैर शून्य लिखा, अशून्य सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका बिंदु गुणनफल क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। मान लो दो अशून्य राशि है और दोनों ही एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत समझता है ना, है ना? एक ऐसा और एक ऐसा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट यदि करें, मान लो एक राशि ए सदिश है और एक राशि बी सदिश है, तो और दोनों एक दूसरे के कैसे लंबवत है, मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो ऐसे केस में थीटा 90 डिग्री मतलब दिख ही रहा है वहां पर, तो ऐसे केस में क्या होगा बताएं, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बोले, फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का बताएं, ए सदिश डॉट बी सदिश क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। अभी यहाँ पर थीटा क्या है हमारे पास, 90, कॉस 90 की वैल्यू बताएगा कोई, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 जीरो होगा, तो इधर से वन हुआ जीरो हो जाएगा, तो पूरे ही क्या हो जाएगा, जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ आई? इसका अर्थ है यदि दो सदिश राशियां हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और दोनों ही राशियां एक दूसरे के कैसे लंबवत है, तो इस केस में जो उनका गुणनफल है डॉट प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आई और आई लिखा हुआ है, इकाई सदिश है, और आई कैप का स्वयं के साथ बिंदु गुणनफल का मान क्या होगा, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है डैश। ठीक है, अब इसको समझेंगे थोड़ा। ठीक है, और हमने ये पहले नहीं पढ़ा है लेकिन पहली बार में इसको समझेंगे। ये अक्ष कितने होते हैं, तुमने दो ही पढ़े इसलिए दो होते हैं, तीन। ठीक है, फिजिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो कितने हैं, तीन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें कि एक अक्ष हमने, अक्ष मतलब एक्सेस ना, थ्री एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस, ठीक है, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, और तीनों ही जो एक्सेस हैं एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तीन पेन देगा, तो जैसे मान लो ये तीन पेन है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी इनको यदि हम कुछ क्योंकि थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है, तो इसको प्लेन में बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, और तीसरा क्या होगा, जेड अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके हिसाब से यदि हम बनाएं तो ये कुछ ऐसा कुछ बना। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा भी बना सकते हो तुम। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक्स और ये क्या हो गया वाई, और दूसरा जो है वो जेड। लेकिन डायग्राम में जब बनाते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई दे, लेकिन तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं लंबवत है, मतलब लंबवत का अर्थ है कि ये दोनों के बीच में भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये दोनों कोई से भी दो अक्ष हैं उनके बीच में एंगल कितना होगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो सारे 90। बात समझ में आ रही है ना, ये हमने ऐसा रखा। अब जरूरी नहीं एक्स वाई जेड यही कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे, लंबवत है। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अब यहाँ पे आई जे के जो हम लिखते हैं वो क्या है, एक्स अक्ष की दिशा जो बताता है, देखो एकांक सदिश को उसको समझेंगे थोड़ा सा। अभी हमने कहा कि
एकांक सदिश जो है, एकांक सदिश को हम दिशा सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिशा सदिश। कोई भी सदिश राशि होती है उसमें परिमाण और सदिश क्या दोनों होते हैं, ठीक है। तो अब एकांक सदिश से हम बात कर रहे हैं, तो आई कैप की जो दिशा बताता है, सॉरी एक्स अक्ष की दिशा बताता है। किसकी दिशा? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष की दिशा बताने वाले समांतर सदिश को, जो एक्स अक्ष के समांतर होता है, उसको हम कहते हैं आई कैप। क्या कहते हैं? आई कैप। जो वाई अक्ष की दिशा बताता है, अर्थात वाई अक्ष के जो समांतर होता है, उसे हम कहेंगे जे कैप। क्या कहेंगे? जे कैप। और जो सदिश जो है जेड अक्ष के समांतर होगा और उसकी दिशा बताएगा, तो क्या कहलाएगा? के कैप। तो यहाँ पर हमारे पास में आई कैप, जे कैप, के कैप तीन पर्टिकुलर सदिश हैं, और सदिश मतलब वेक्टर है, और इन्हें हम डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं, और इंग्लिश में यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो याद रखेंगे, इन्हें हम यूनिट वेक्टर भी कहेंगे या फिर डायरेक्शन वेक्टर भी कहेंगे। डायरेक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? दिशा सदिश या एकांक सदिश। क्या कहेंगे? दिशा सदिश या फिर इकाई सदिश भी कई बार कहते हैं, ज्यादा सही है एकांक सदिश। क्या हो जाएगा? एकांक सदिश या फिर दिशा सदिश। और लेकिन इनका मान क्या होता है? एक होता है। इनका काम क्या होता है? खाली दिशा बताना। क्या होता है? दिशा बताना। तो अब हमने कहा कि जब आई कैप, अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पढ़ा है अपन ने, है ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? साइन थीटा। और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी भी दिशा सदिश का, उसी के साथ आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, या फिर के कैप डॉट के कैप, तो ये बराबर होता है एक। क्या होता है? एक। अब एक क्यों होता है, इस पर भी ध्यान देंगे। अब दो सदिश आई कैप और आई कैप मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए? समांतर हो गए। फॉर एग्जाम्पल आई कैप यहाँ पर है, तो दूसरा आई कैप भी कहाँ है? यहीं पर है ना, उसी दिशा में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। दो समांतर सदिश के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और हम सबको पता है कि भाई डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? कॉस थीटा। क्या लगेगा? कॉस थीटा। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसीलिए सबका मान क्या हो गया? 1। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कर देते हैं हम, आई कैप डॉट जे कैप, या जे डॉट के कैप, या फिर के डॉट आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आई और जे देखो क्या है? लंबवत। जे के क्या है? लंबवत। के आई क्या है? लंबवत। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस 90 डिग्री हो गई। क्या हो गया? 90। और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। बात समझ में आई नहीं है? आई जे, जे के और के आई, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कौन सा एंगल आएगा? 90 डिग्री आएगा। और cos 90 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? 0 होती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा इसको तुम्हें सही करना पड़ेगा। ये आई कैप डॉट आई कैप है, इनमें साथ बिंदु गुणनफल का मान क्या हो गया? तब देखेंगे तो क्या आंसर है, देखो बोले। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसको बाद में लिख लेंगे इसको, ठीक है। समझ में आ गया है ना? नेक्स्ट आंसर, आई कैप डॉट जे कैप लंबवत है, तो इनका मान क्या होगा? और कौन सा गुणनफल कर रहे हैं? बिंदु। डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, क्या आ जाएगा? 0। अभी बताया हमने, है ना। अभी क्रॉस प्रोडक्ट पर नहीं आए, क्रॉस प्रोडक्ट बताना बाकी है, अभी डॉट प्रोडक्ट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि किया गया कार्य जो वर्कडन है, वर्कडन की यदि वैल्यू दिखाएं तो क्या हो जाएगा? किया गया कार्य, वर्क, बल और विस्थापन दो सदिशों के रूप में गणना की जाती है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि भाई जो वर्क डन है उसमें बल भी है, मतलब फोर्स भी है, और क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी है। दोनों ही सदिश है, हमने पढ़ा। और इनके बीच में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बिंदु गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बात आ गई सर? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था एग्जैक्टली क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक, समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? 25, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, हाँ है ना। और आगे समझ में, मतलब यदि एक सदिश है, दूसरा सदिश, दोनों ही सदिश है, लेकिन क्या हो रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्या मिलेगा? सदिश राशि। दूसरा, दो सदिशों ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट गुणनफल का परिमाण किससे दिया जाता है? बताएं। ए बी साइन थीटा। क्या होगा? ए बी साइन थीटा। 27, यदि दो अशून्य सदिश हैं, समांतर हैं, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा? मतलब यदि मान लो एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, दोनों ही अशून्य हैं, मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? एंगल कितना है यहाँ पे?
थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री है, और साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। साइन 0 ही क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या आएगा साइन थीटा, और थीटा क्या है, दो समांतर सदिशों के बीच में थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, बात आगे समझ में। आई क्रॉस जे का मान क्या होता है, अब इसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम समझेंगे, ठीक है, इसको बना भी लेते बात, ठीक है। आई के बाद क्या आता है, एबीसीडी तो आती होगी ना, आई के बाद जे, जे के बाद बस फिजिक्स क्या है एबीसीडी ई एफ जी आई जे, बस ये इतनी तो फिजिक्स है, 1 2 3 4 5 6 खत्म, बस इसके अलावा है ही क्या फिजिक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो अब ध्यान से समझेगा। अब एक ऑर्डर में होता है, साइक्लिक ऑर्डर होता है, कैसा ऑर्डर होता है साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या होता है क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या घड़ी कैसे चलती है क्लॉकवाइज, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। सो जब हम आई क्रॉस, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, आई क्रॉस क्या करेंगे, आई के बाद क्या आता है जे, ठीक है, और फिर जे के बाद क्या आता है के, और के के बाद क्या आता है आई, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में हम लिखेंगे, ध्यान से देखें, आई जे के बाद क्या आता है के, तो ये क्या हो जाएगा के क्या, जे के बाद क्या आता है आई, तो क्या हो जाएगा आई के आई के बाद क्या आ जाएगा जे, ठीक है। आई जे क्या हो गया के, फिर जे के क्या हो गया आई, फिर उसके बाद के आई क्या हो गया जे। तो अब यहां से ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और एक और चीज याद रखेंगे, यदि हम इनका ऑर्डर चेंज कर दे, ऑर्डर चेंज कर दे मतलब यदि हम इनको आई जे की जगह लिख दें, हम जे क्रॉस आई कैप लिख दें, या फिर हम इसे लिख दें के क्रॉस जे कैप लिख दें, और इसको लिख दें हम आई क्रॉस के कैप लिख दें, तो समझ में आ रही बात, क्या काम है ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, आई जे का जे आई हो गया, और जे के का क्या हो गया के जे हो गया, और के आई का क्या हो गया के आई का हो गया आई के, ठीक है, बात आती है समझ में। तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस, सारी वैल्यू जितनी भी थी वो आ जाएगी माइनस में, हो जाएगा माइनस के, और ये हो जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस जे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है, क्या है सदिश गुणनफल, और सदिश में दिशा यदि बदल जाती है तो चिन्ह भी बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हमने टॉर्क का दिया था, बलाघूर्ण का, टॉर्क इज इक्वल टू हमने कहा जब सदिश रूप में लिखते हैं तो लंबवत दूरी क्रॉस होता है एफ सदिश, ठीक है, बात आती है समझ में। यदि मान लो तुमने इसको चेंज कर दिया, मान लो तुमने जैसे फॉर्मूला याद करते हो वैसा कर दिया, तुमने एफ क्रॉस आई कैप कर दिया, आई वेक्टर कर दिया, तो ये सॉरी आर वेक्टर कर दिया, तो इस मामले में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। मतलब लंबवत दूरी हम याद फॉर्मूला करते हैं बल गुणित लंबवत दूरी, लेकिन जब हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो यदि हमने इनके ऑर्डर चेंज कर दिए, ऑर्डर चेंज कर दिए मतलब बल गुणित नहीं बल क्रॉस, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो बल को पहले लिख दिया, और आर जो दूरी है लंबवत दूरी उसको क्रॉस के बाद क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा टॉर्क, लेकिन कैसा आएगा ये नेगेटिव, क्योंकि हमने ऑर्डर बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ आई क्रॉस जे कैप क्या आ जाएगा आंसर के, ठीक है, बात आगे समझ में। दूसरा लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल की दिशा हमेशा उन दोनों सदिशों के तल के कैसी होती है लंबवत, ठीक है। अभी हमने देखा कि दो सदिश हैं, आई जे से क्या मिल रहा है के, या जे आई से क्या मिल रहा है हमें, हमने पिछले पेज में देखा कि आई जे से क्या मिल रहा है कि जे के से क्या मिल रहा है आई के आई से क्या मिल रहा है जे, और तीनों एक दूसरे पे कैसे हैं लंबवत, तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। ठीक है, कैसे होते हैं जो हमने देखा थोड़ी देर पहले, कि जैसे मान लो ये है और ये इस सदिश है, तो ये मान लो x है और ये क्या है y, और ये क्या है z, इस दिशा में क्या होगा i कैप, इस दिशा में क्या हो जाएगा j कैप, और इस दिशा में क्या हो जाएगा k कैप। तो यदि हम यहाँ से देखें तो i j से क्या मिला कि लेकिन इन दोनों के कैसे लंबवत है, ठीक है, बात आगे समझ। लास्ट क्वेश्चन कि i कैप क्रॉस i कैप क्या हो जाएगा बताएं, ये नहीं बताया, बताया जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्वेश्चन आया था हमने किया था, क्रॉस प्रोडक्ट यदि करेंगे दो समांतर सदिशों का तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा आंसर जीरो। ये थे 30 क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया।
ठीक है, थैंक यू सो मच।